हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की सोशल साइंस, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इसका मतलब है हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो इंडियन सोसाइटी है या उसके अलावा जो अन्य सोसाइटीज़ हैं, क्या उनके बीच कोई डिफरेंस होता है। मतलब क्या दोनों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस है। तो पहले हम ये क्लियर कर लें कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा जिस तरह के नॉर्म्स, रिचुअल या कल्चर फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जिस भी नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, उससे सोसाइटी बनती है। इन अ सिंपल वर्ड्स, सोसाइटी अगर हम कहें तो ये दो तरह से फॉर्म हो सकती है। एक है इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, दूसरा है इसका फिजिकल फॉर्म। ठीक है, हम इसे दो तरह से देख सकते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो आप उसको इस ढंग से समझ सकते हैं। उसका दो फॉर्मेट आप डिवाइड कर लीजिए, मतलब दो फॉर्म में हो सकता है। पहला, आप ये मान लीजिए कि आप कह रहे हैं सोसाइटी। ठीक, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? समाज। अब सोसाइटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसका फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा है इसका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है कि जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो चीजें हमारे समाज में प्रिवेल करती हैं या हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एक सर्टेन एज के बाद आपके मम्मी पापा, जो आपका भाई है और जो बहन है, मतलब जो घर में लड़का है और लड़की है, दोनों के बीच एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन आने लगता है। हर बात पे पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अच्छे ढंग से रहो, वेल बिहेव करो, सोसाइटी क्या कहेगी। अक्सर आपने ये बात घरों में सुनी होगी। या बगल वाले अंकल क्या कहेंगे, या स्कूल में टीचर्स क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी सोसाइटी के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट से निकल के आता है। दूसरा जो फॉर्मेट है वो फिजिकल फॉर्मेट है। फिजिकल में अगर हम बात करें ठीक से, तो फिजिकल एस्पेक्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं किसको? ये हो गया आपका रेस, रिलीजन, आपका कास्ट और आपका जेंडर हो सकता है, या जो भी सारी चीजें हैं जो फिजिकल एस्पेक्ट में लगभग आएंगी। कहने का मतलब ये है, ये डिवाइडेशन है जिसमें कोई सोसाइटी डिवाइड होती है। जैसे एक सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो कहने का मतलब सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपका फिजिकल एस्पेक्ट में आएगा। अब इसी में अगर हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका स्पेसिफिकली कल्चर रिलेटेड इश्यूज। अब बात ये आती है कि कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो अब इस पे भी हम आएंगे कि कल्चर क्या है। थोड़ा आपको शुरुआत में लेसन शुरू होने से पहले एक मोटा मोटी या एक नॉर्मल वे में एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं कल्चर, तो कल्चर किससे बनता है? जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे नॉर्म्स हैं,
जो भी हम कई पीढ़ी से फॉलो करते आ रहे हैं, वो सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वो कल्चर में चेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शादियां, कभी ना कभी तो आप किसी की शादी में गए होंगे, बुआ, चाची, मौसी, ताई, किसी की शादी में तो आप गए होंगे, ठीक है। जब आप शादी में जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो शादियां हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग ढंग से सेलिब्रेट की जाती हैं। अगर मन करे तो आप गूगल कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या अगर आप केवी जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास अलग अलग स्टेट के बच्चे होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो जो मैरिज के कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं वो डिफरेंट होगा। यूपी में एकदम डिफरेंट होगा। जब आप बिहार चले जाएंगे तो बिहार की सिचुएशन अलग होगी। जब आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो वेस्ट बंगाल की सिचुएशन अलग होगी। तो हल अलग अलग जगह ये जो फॉलो किए जाते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कल्चर है ये एक दिन में नहीं बनती है, इसे बनने में कई सालों या कई पीढ़ियां लग जाती हैं। यहाँ तक कि जो कल्चर है वो ज्योग्राफिकल रीजन या फिर आपके पॉलिटिकल रीजन से भी प्रभावित हो सकता है। अभी हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा। अब हम आते हैं सभ्यता और संस्कृति के बीच का अंतर। उसे हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर, ठीक है। जब हम बात करते हैं फिर से वही कि सिविलाइजेशन का मतलब है जो भी आपका फिजिकल एस्पेक्ट होगा वो सिविलाइजेशन में आएगा, और जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा वो कल्चर में आएगा। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी के दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली आप अगर सामान्य भाषा में समाज को समझना चाह रहे हैं तो आपके आसपास जिन भी आदतों से लोग बने हुए हैं, चाहे वो खान पान संबंधी आदतें हो, रहन सहन संबंधी आदतें हो, पहनावे से संबंधित आदतें हो, या कुछ भी हो। सामान्य भाषा में अगर जर्मनी में रहने वाली कोई महिला जो 50 साल की है और वो स्कर्ट पहनती है तो वो उस परिस्थिति के हिसाब से सामान्य माना जाएगा। लेकिन अगर भारत में ग्रामीण परिवेश में रहने वाली कोई महिला जो कि 50 साल क्या, अगर वो 40 साल की भी है या 30 साल की है और वो वैसे कपड़ों को पहनती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके आसपास रहने वाले लोग न केवल मेल बल्कि फीमेल भी अफेंड हो जाएंगे। आप अक्सर अभी अपनी घरों में भी अक्सर देखते होंगे कि लड़कियों के पहनावे, ओढ़ने, रहने, इन चीजों पर काफी जोर दिया जाता है काफी कम उम्र से। इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो वही है जिसे हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी का सबसे बड़ा वेपन शेमिंग है। हालांकि उस कॉन्सेप्ट पे अभी हम नहीं जाएंगे कि उसके पीछे के क्या रीजन है, क्योंकि अभी वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझिए कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार से संबंधित जो सभी आदतें हैं उनको मिलाने के बाद, उनकी धर्म, उनकी जाति, सब कुछ मिलाने के बाद जो भी आपका बनता है वो आपका कम्युलेटिव एस्पेक्ट में उसी को समाज कहते हैं। इसीलिए हर समाज के नियम, कायदे, कानून, परिस्थितियां एकदम भिन्न होती है, ठीक है। अगर हम पाश्चात्य समाज की बात करेंगे तो वो एकदम अलग होगा, और हम अगर पूर्वी समाज की बात करेंगे तो वो एकदम अलग होगा। तो आप पहले ये भी समझ लीजिए कि हम वेस्टर्न क्यों कहते हैं और ईस्टर्न क्यों कहते हैं। ये हमारा मैप है। मैप में अगर आप देखेंगे तो जो ये सेक्शन है जहां पर 0 डिग्री लगभग जाएगा ब्रिटेन के पास से, और उसके बाद अगर आप ये जो बीच का हिस्सा देखेंगे यहाँ से 0 डिग्री है, इसके यहाँ का जो सेक्शन है ये वेस्ट होगा और यहाँ का जो सेक्शन है वो ईस्ट होगा। तो इधर के लोगों को वेस्टर्न कल्चर बोलेंगे, इधर के लोगों को ईस्टर्न कल्चर बोलेंगे। और ये जो ये इंडिया है ये ईस्ट में पड़ता है,
इसीलिए जो भी वेस्ट के लोग हैं उनका रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, कपड़े पहनने का तरीका, उनके देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो, इकोनॉमिक सिचुएशन है वो, हर चीज पूरी तरह डिफरेंट है। इसीलिए अभी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया सोसाइटी। सोसाइटी के अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे कि वाई सोशल साइंस। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो बुक के नाम के हिसाब से हम पढ़ के समझ रहे थे। अब हमें पढ़ना है कि वाई सोशल साइंस, सोशल साइंस ही हम क्यों पढ़ें। तो सोशल साइंस पढ़ने का बेसिक सा रीजन ये है कि ये साइंस से डिफरेंट है। जब आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस पूरी तरह से आपको फैक्ट्स पे डिपेंड होकर के बात करता है। कहने का मतलब एविडेंस बेस्ड स्टडी जो भी है वो सब साइंटिफिक स्टडी में जाएगी या साइंस की स्टडी में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की, या आपको पता है कि कोई भी चीज अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो सिर्फ नीचे को ही जाएगी। पेन अगर आप गिराएंगे तो वो नीचे को गिरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पेन छोड़ें और ये ऊपर को चला जाए। ये तभी हो सकता है जब ग्रेविटेशन फोर्स ना हो। तो ये केवल स्पेस में हो सकता है, अर्थ में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब हम इस चीज को जितनी भी बार करेंगे हर बार रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दो केमिकल को रिएक्ट कराते हैं तो हर बार जो रिएक्शन है वो सेम आएगा। तो जब केमिकल रिएक्शन सेम आएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो एविडेंस बेस्ड स्टडी हो गई। लेकिन ये साइंस की स्टडी की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं सोशल साइंस, वाई सोशल साइंस, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर कंक्लूड किए रहता है, या सब सारे सब्जेक्ट्स को समेट कर लेकर के चलता है। तो जो भी ह्यूमन बेस्ड स्टडी है वो सब की सब सोशल साइंस का पार्ट होगी। इवन जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो भी इसमें होगा। तो सोशल साइंस में हम यहाँ पर प्रेजेंट में पढ़ेंगे, 5 हिस्से में डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसके और भी सेक्शन है, जैसे साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, एंथ्रो है, और भी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। अभी हम सिलेबस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सिलेबस में यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सेक्शन कह रहा है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, और थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, थीम सी है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, और थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। उसके अलावा थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो सोशल साइंस में इन 5 पार्ट में, इन 5 सेक्शंस में हमको पढ़ना है। पहले अब तक हमारे सिलेबस में जो ज्योग्राफी की पुरानी जो सोशल साइंस की पुरानी बुक थी वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स में डिवाइडेड थी। वो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल में देख लीजिएगा क्या चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा ये देखना होगा कि यहाँ पर नए टॉपिक्स क्या ऐड ऑन किए हैं। तो जो नई गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने गवर्नेंस की तरफ जाने की बात की है। तो जो सरकार से शासन की ओर जाने की बात की है, गवर्नमेंट से गवर्नेंस, तो यहाँ पर गवर्नेंस और डेमोक्रेसी टॉपिक डाला गया है। सिविक्स में डेमोक्रेसी तो था लेकिन गवर्नेंस टॉपिक यहाँ पर नया डाला गया है। साथ ही जो इकोनॉमिक्स है वो पहले 9th क्लास से देखने को मिलती थी सेपरेट बुक में, लेकिन अब ये कोशिश की गई है कि बच्चों को सही से नॉलेज दिया जाए और कम उम्र से ही फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड की जाए, इसीलिए इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक डाले गए हैं। अब हम यहाँ पे पहले टॉपिक से पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो यहाँ पर हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी जो मैप दिखाया था उसके हिसाब से जब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे 7 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा जाएगा,
उन कॉन्टिनेंट्स में एशिया के साथ साथ इंडिया भी इंक्लूडेड होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है इंडिया एंड द वर्ल्ड। जब कहा जाता है लैंड एंड द पीपल, तो यहाँ पर न केवल जियोग्राफिक डिवीजन की बात होगी, बल्कि इसके साथ साथ पॉपुलेशन से संबंधित जो डेटा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, वहाँ के वेदर कैसे है, इन सब की एक कंपैरेटिव स्टडी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, जब हम पढ़ेंगे जहाँ भी हर जगह अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाई जाती है, तो जिस जगह जैसी लैंडफॉर्म्स होती है उस लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वो प्लेन्स का इलाका है, और प्लेन एरिया में अगर आप बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होता है, एमालगेमेशन होता है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, जहाँ जैसी लैंडफॉर्म होगी वहाँ वैसी लाइफ होगी। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप बर्फ में भी हाफ कपड़े पहन के घूमें? नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ जैसी लैंडफॉर्म है वहाँ पर वैसी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो पॉपुलेशन डेंस होगी, अगर आप हिली एरिया में हैं या ऐसी जगह है जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होगी। वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ एज वेल एज उनकी खाने पीने की आदत, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल सब कुछ डिफरेंट होगा। इसीलिए कहा है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, जहाँ जैसा लैंड फॉर्म पाया जाएगा वैसी लाइफ होगी। अगर साइबेरिया का इलाका है तो वहाँ पर उसी तरह के एनिमल्स होंगे, वैसे वाइल्ड लाइफ होंगे, वैसे फ्लोरा फौना होगा, वैसे ही लोग रहेंगे। इसके अलावा बात किया है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की। जो 7 ओशंस जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो अभी हमने मैप में खोल के देखा था, वो हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे कि जो ओशंस हैं, स्पेसिफिकली जो बड़े ओशंस की बात किया जाए, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, या उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे ओशंस हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग आगे मैप के थ्रू। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, आप लोग अक्सर देखते होंगे कहीं भी आने और जाने के लिए आप लोग किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? अक्सर गूगल मैप का या किसी ऐसी चीज का जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। सबसे छोटे लेवल पर बात करें तो मान लीजिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है, तो दोस्त के घर जाने में आप क्या करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, आप उससे कहते हैं या तो मुझे डायरेक्शंस बता दो, या फिर मैं ये पेपर तुमको दे रहा हूँ, इस पेपर के आधार पे मुझे एक हल्का सा एक आउटलाइन मैप बना के दे दो। तो लोग आउटलाइन मैप बना देते हैं कि यहाँ से इतने किलोमीटर यहाँ जाओगे, फिर वहाँ से वेस्ट जाओगे, वहाँ से ईस्ट जाओगे, वहाँ जाओगे तो पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस से और आगे जब जाओगे तो लेफ्ट साइड में जो चौथे नंबर का मकान है वो मेरा घर है, तो वहाँ से तुम मेरे घर तक आ जाओगे। तो एक तरीका ये होता है। जब हम और बड़े ब्रॉडर वे में जाते हैं तो फिर हम अपने आसपास के जो एरियाज हैं, मान लीजिए पार्क है, हॉस्पिटल्स है, या जो लोकल लेवल पे मैप है, उनको ही मैपिंग की जाती है। जब हम रीजनल से फिर और आगे जाते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैप बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम लोकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं किसी होटल को बुक करके जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? क्योंकि आपके पास वहाँ की प्रॉपर लोकेशन है, तो आप वहाँ के जो भी नियरेस्ट फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, उससे या टैक्सी से वहाँ तक जाने के लिए आप वहाँ तक जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी पढ़ने की यही खासियत है कि आपको लोकेशंस पता होती है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, थीम बी, ए हमने कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी का, ये है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। कहने का मतलब है कि हम प्रेजेंट में जिन भी चीज़ों का सामना कर रहे हैं या जो भी चीज़ जैसी है उसके बारे में पता करने के लिए हमें पास्ट में जाने की ज़रूरत है। पास्ट से ही हम अभी तक अपने बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं और आगे जान पाएंगे।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने खाने पीने की बात करें तो किस तरह का खान पान है, कैसी मिट्टी है, वो तभी पॉसिबल है जिस तरह की खेती सालों से होती आई है। एग्जाम्पल, अगर कोई वेदर सूटेबल ना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे अलग कोई भी नया पेड़ लाकर नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल, आप फॉरेन गए, वहां से बीज ले आके अगर सोचें कि वो इंडिया के जमीन पर आप कहीं भी लगा देंगे वो हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सब कुछ हमको पास्ट में देखने को मिलता है कि कौन सी फसल इंडिया की है, कौन सी फसल बाहर से आई उसने अडॉप्टेशन किया, कौन सी फसल यहाँ से गई, कौन कौन से लोग ऐसे थे या कब कब भारत पर आक्रमण हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उन सब को कंक्लूड करके आज इंडियन सोसाइटी कैसे बनी, आज़ादी से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन थी, आज़ादी के बाद हमने किस तरह के परिवर्तन किए, इन सारी चीज़ों को हम यहीं पर पढ़ते हैं टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जब भी टाइमलाइन की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंडिया के हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीन पार्ट में बांट के डिवाइड करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब राजाओं का काल था तब कैसी स्थिति थी, कैसे शासन और प्रशासन को संभाला जाता था, किस तरह की जनता थी, जनता से मतलब किस तरह से वो लोग अपने दैनिक जीवन को जीते थे। और ठीक इसके विपरीत जब आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो अंग्रेजों के आने के बाद भारत की क्या दशा हुई, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस हद तक एक्सप्लॉइट किया, जो हमारा कोलोनलाइजेशन वाला एरा था उसमें क्या लॉसेस हुए, इन सब की डिटेल स्टडी हम यहाँ पर करेंगे टाइमलाइन में। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से मतलब है कि पुराने से लेकर के अब तक जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे पुराने समय में सबसे पहले लोगों ने पत्तों पर लिखना शुरू किया। भाई अगर हमें अपनी लिखी हुई चीज़ों को संभाल कर रखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को हम कैसे संभालेंगे? जब शुरुआती दौर में लेखन नहीं था, मतलब लोग प्रिजर्व करने का क्या सोर्स था, लोग इतने लिखे पढ़े थे ही नहीं कि वो किसी चीज़ को लिख सकें। तो उनके प्रिजर्व करने का सोर्स क्या था? वो आपस में मौखिक रूप से बात करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोगों ने उन चीज़ों को सीख लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, सारी चीज़ों को सेव करना शुरू किया। कैसे? पहले पत्तों में लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कागज में लिखना शुरू किया, फिर किताबें आई और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसी तरह से चीज़ों को सेव करते गए। तो ये हमारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज में क्या रहता है, उस समय में किस तरह के सिक्के चलते थे, वो किस पर्टिकुलर धातु के बने थे, मतलब किस मेटल के बने थे, वो मेटल कहाँ से आता था, उस मेटल पर किस राजा की फोटो थी। इन सारी चीज़ों को जब हम कंक्लूड करके पढ़ते हैं, किस जगह पर कोई बिल्डिंग पाई गई, उस बिल्डिंग के जो बनने का तरीका है वो कहाँ से आया, क्या वो इंडिया से आया है या कहीं बाहर से आया है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा जैसे ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जाने के बाद वो कुछ बुक्स लिखते थे, उन बुक्स में जिस भी जगह से वो जाते थे उनके अपने कुछ नोट्स या राइटिंग्स होते थे, उससे कंक्लूड करके हिस्ट्री को लिखा जाता था। तो कहने का मतलब हिस्ट्री को एक टाइमलाइन में पढ़ते हैं, साथ ही जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको कंक्लूड करके पढ़ा जाता है। इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन सब के बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा कि कैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई और आगे हमने कैसे उनके साथ तालमेल बिठाया या उनके ख़त्म होने के क्या रीजंस थे। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी इनको पढ़िए। बाकी जो 3 थीम्स बची है और इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।